Hello everyone, welcome to the Vini Pharma and I am Vishal here and today we are going to learn about cell mediated immunity or cellular immunity. So what is cell mediated immunity? Basically it involves T lymphocytes. T lymphocytes का involvement और cytotoxic T cell का involvement होता है, तो हम इसको बोलते हैं आपका सेलुलर इम्यूनिटी. अब देखेंगे इसमें क्या होता है. जैसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, तो इसमें एंटीबॉडी का रोल उतना नहीं होता स्टार्टिंग में. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यदि हम बात करें तो आपका फैगोसाइटोसिस प्रोसेस सबसे ज्यादा होती है. इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल का रोल होता है और रिलीज ऑफ साइटोकाइंस. अब यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें तो कई सारे स्टेप्स में इसको हम बता सकते हैं सिंपल तरीके से बताने के लिए. और डिटेल में आपको देखना है, वैसे एग्जाम्स में इतना सफिशिएंट होता है, जैसे और डिटेल्स आपको मिलती है तो आप इनमें ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे तो एक्टिवेशन फेज. एक्टिवेशन फेज में क्या होता है, जो भी आपका एंटीजन होता है, एंटीजन में क्या हो सकता है, आपका वायरल हो सकता है और इंट्रासेलुलर कैंसर इन्फेक्शन या कई सारी ऐसी चीजें, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. तो ये एंटीजन आपका क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है. जब ये हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें एक तरीके की सेल्स होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती है, व्हाइट जो आपकी ब्लड सेल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, उन्हीं का मॉडिफाइड जो कुछ फॉर्म होते हैं वही होते हैं. जैसे हम बात करें मैक्रोफेज आते हैं इसमें, डेंड्राइटिक सेल आती है इसमें. तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपका एंटीजन है उसको एनकाउंटर करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं. अटैक करने करके उसको क्या करते हैं, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. एंगल्फ कर लेते हैं तो आपका ये सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस एंड एक्सप्रेशन. अब ये प्रोसेस एंड एक्सप्रेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं. जैसे ही आपका जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको एंगल्फ करती है तो वो एक फैगोसोम फॉर्म कर लेता है. फैगोसोम के अंदर आपका जो वायरल इन्फेक्शन है या जो एंटीजन है वो उसके अंदर एंट्रैप हो गया है. अभी आपकी जो सेलुलर सेल होती है मैक्रोफेज, उसमें लाइसोसोम होता है. लाइसोसोम और फैगोसोम मिलके फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और आपके लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम्स क्या करते हैं, आपका जो वायरल प्रोटीन या एंटीजन है उसको ब्रेक कर देते हैं. उसको ब्रेक करने से क्या होता है, वो फ्रेगमेंट फॉर्म में आ जाता है. तो उसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन या तो आपका एपिटोप्स. अब क्या होता है, जहां पर ये एपिटोप बन गए, आपको ध्यान रखना है आपकी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है उनमें एक और प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एमएचसी क्लास 2. एमएचसी क्लास 2 प्रोटीन केवल आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है. ये आपका जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर ये सिंथेसाइज होते हैं. ये सिंथेसाइज होने के बाद में जब कभी प्रोटीन जो आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया है ये इससे बाइंड कर लेते हैं. इससे बाइंड करने के बाद में क्या करते हैं, वो उसको अपने सरफेस में एक्सप्रेस कर देते हैं. तो क्या हो गया, आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और एमएचसी कॉम्प्लेक्स 2 फॉर्म हो गया. ये एक पहली प्रोसेस, इसी में प्रोसेस एंड एक्सप्रेशन में. अब इसी में क्या होता है, सेकंड यदि हम बात करें तो जो आपके एंटीजन है या जो आपके वायरस है वो आपकी अदर सेल को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. या हम बात करें जैसे कोई कैंसर होता है तो वो अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग या मैक्रोफेज के अलावा. तो जब ये अदर जो सेल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करता है तो उनमें भी सेम ये प्रोसेस होती है आपका फैगोलाइसोसोम्स की प्रोसेस. फैगोलाइसोसोम्स की प्रोसेस होने के कारण इसमें भी जो प्रोटीन्स हैं, एपिटोप्स हैं, वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं. इसमें फ्रेगमेंटेड होने के बाद में क्या होता है, इनमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक तरीके का प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन ये कौन सी क्लास होती है, एमएचसी क्लास 1. एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 ये दो तरीके के प्रोटीन होते हैं. आपका जो मैक्रोफेज होते हैं उनमें एमएचसी क्लास 2 होता है और जितनी भी न्यूक्लिएटेड या अदर सेल्स होती हैं उनमें एमएचसी 1 होता है. तो आप देखेंगे कि अब ये इस तरीके से इन्होंने क्या किया, ये वायरस के प्रोटीन को अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर लिया. तो दो तरीके की सेल हो गई, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और नॉर्मल आपकी सेल. तो ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ते जाता है. तो इसको प्रिवेंट करना हमारा पर्पस होता है सेलुलर इम्यूनिटी के थ्रू. ये आपकी बॉडी जो काम करती है किस तरीके से करती है देखेंगे अब इसको. तो अब देखेंगे थर्ड फेज, इफेक्टर फेज. इफेक्टर फेज को आप सब पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो या इनके अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. आपकी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग क्लास 2 वाले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विद एमएचसी 2 कॉम्प्लेक्स, ये माइग्रेट होती है कहां पर, टी सेल में. ये जैसे कि आप पढ़ रहे हैं सेलुलर इम्यूनिटी, आपका सेलुलर इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू ही मेडिएटेड होता है. टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स आपके बोन मैरो में फॉर्म होती हैं और बोन मैरो में फॉर्म होने के बाद में ये थाइमस में माइग्रेट हो जाती है जहां पर ये मेचर होती हैं, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट्स भी बोल दिया गया. टी लिम्फोसाइट्स दो तरीके की होती हैं, अभी देखेंगे आप आगे थ्योरी में किस तरीके की टी सेल्स होती हैं. तो सबसे पहले टी हेल्पर सेल होती हैं. जैसे ही आपके लिम्फ ऑर्गन में माइग्रेट करती हैं जहां पर टी सेल्स होती हैं, तो टी सेल क्या करती है, इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करके बाइंड हो जाती है. यदि ये बाइंड जब हो जाती है, यदि
ये इसको आइडेंटिफाई कर लेती है तो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है, रिलीज करती है कुछ केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करती है। वो केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं आपके, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा। ये दो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरफेरॉन गामा, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में क्या होगा, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होने के कारण आपका एक्टिवेशन होता है ऑफ CD8+। ये आप देखेंगे कि CD4+ रिसेप्टर के कारण इनका नाम दिया गया। ये टी हेल्पर सेल है। बाइंडिंग होने के कारण ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है टू टी इफेक्टर सेल बनने के लिए। एक्टिवेशन होने के कारण टी इफेक्टर सेल का प्रोलिफरेशन होता है और जिसके कारण आपका इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, एक्टिवेशन कर देता है CD8+ रिसेप्टर को, जिसके कारण साइटोटॉक्सिक टी सेल फॉर्म होने लगती है इंटरल्यूकिन 2 के कारण। ये स्टिमुलेट करता है और प्रोलिफरेट करता है CD8 सेल्स को मल्टीपल संख्या में बनने के लिए। तो अभी आप देखेंगे क्या हुआ, बाइंड हुआ यहाँ पर टी हेल्पर सेल से, इफेक्टर सेल बनने के कारण आपका इंटरल्यूकिन के कारण एक्टिवेशन हुआ साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोल सकते हैं इसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब आप देखेंगे क्या होगा कि दो तरीके से आपका जो MHC1 कॉम्प्लेक्स था वो टी हेल्पर सेल से जाके बाइंड हुआ, जिसके कारण ये सारी प्रोसेस हुई। अब यहां पर स्टिमुलेशन हुआ कौन सी सेल का, आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल का। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल किसको आइडेंटिफाई करती हैं, ये जो MHC1 कॉम्प्लेक्स है जो वायरस आपकी अदर सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। तो जब ये बाइंड करती हैं किससे, आपकी जो इन्फेक्टेड सेल से, तो ये क्या करती है, एक तरीके के केमिकल को रिलीज करती है, टॉक्सिक केमिकल जिसको हम बोलते हैं परफोरिन। परफोरिन क्या करता है, जो सेल्स होती है उनको परफोरेट कर देता है, उनमें पोर्स डेवलप कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल जो है लाइज होने लगती हैं, ब्रेक होने लगती हैं और सेल डेथ हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है, पूरे वायरल इन्फेक्शन के लिए जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उतने तरीके से ये मल्टीप्लाई करते जाती हैं। और आपने देखा होगा इंटरफेरॉन गामा भी यहाँ रिलीज होता है। ये अदर आपके जो मैक्रोफेज हैं और अदर जो सेल जो आपका फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं उनको और ज्यादा संख्या में इन्फेक्शन वाले एरिया में माइग्रेट या अट्रैक्ट करता है, जिससे आपका ये इन्फेक्शन एंड हो जाता है। अब जैसे मान के चलो आपका इन्फेक्शन एंड हो जाता है तो यहाँ पर आपके रेगुलेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आपका रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं जो पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज करने का काम करती हैं। फिर उसके बाद में लास्ट आपका मेमोरी टी सेल्स। कुछ सेल्स क्या होती हैं, ये जो एंटीजन को आइडेंटिफाई करके वो मेमोरी टी सेल बना लेती हैं। एपोप्टोसिस एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि जो सेल डेथ होती है वो एपोप्टोसिस प्रोसेस उसको कहा जाता है। तो सिंपल ये था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी। सिंपल आपको इतना इसमें बताना है, एक्टिवेशन फेज, प्रोसेस एंड एक्सप्रेशन, इफेक्टर फेज एंड रेगुलेटरी फेज। क्या हुआ, एंटीजन आया, आपका एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने बाइंड किया। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में MHC2 कॉम्प्लेक्स होता है, उसका फ्रेगमेंट होने के कारण MHC2 कॉम्प्लेक्स ने उसको बाइंड कर लिया। उसको बाइंड करने के बाद में सेल कहाँ गई, टी हेल्पर सेल के पास में गई। यहाँ पर एक और प्रोसेस होती है आपका, यदि वायरस अदर इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो वहां पर दूसरे तरीके का प्रोटीन होता है MHC1, वो उससे बाइंड होकर उनको सरफेस में रिप्रेजेंट कर लेता है। तो एंटीजन में MHC2 कॉम्प्लेक्स और जो अदर इन्फेक्टेड सेल थी MHC1 कॉम्प्लेक्स। आपका MHC2 कॉम्प्लेक्स टी हेल्पर सेल के पास में जाता है। टी हेल्पर सेल से बाइंड होने के बाद में वो कुछ तरीके के साइटोकाइंस को रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा। उसके रिलीज होने के कारण क्या करता है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेट होने के लिए, जिनको CD8+ सेल्स भी कहा जाता है। फिर इस तरीके से एंगल्फमेंट और वायरल को किल करने का काम करते हैं। फिर रेगुलेटरी फेज एंड देन एट द लास्ट आपका टी मेमोरी सेल। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।